हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग जून वीक 2 यानी कि 9 जून से लेके 16 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से देखेंगे। शुरुआत करेंगे मोंगला पोर्ट से, जो कि हाल ही में न्यूज में देखा गया। मोंगला पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पूछा जा रहा है कि ये मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझो जी, ये बांग्लादेश में स्थित है। और अब ये सवालों में क्यों दिख रहा है वो भी समझते हैं। तो देखो, ऐसा है, जो ये रहा हेडलाइन। हेडलाइन है इंडियाज आइज बांग्लादेश मोंगला पोर्ट, और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है आफ्टर चाबहार एंड सितवे पोर्ट। ठीक है, तो यानी कि आफ्टर चाबहार एंड सितवे पोर्ट इंडिया आइज बांग्लादेश मोंगला पोर्ट। अब पहले मोंगला पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसा है, जो इंडिया चाहता है यहाँ पे मोंगला पोर्ट पे ऑपरेट करना। कारण क्या है? तो दो कारण है, एक है लॉजिस्टिक्स और दूसरा है सिक्योरिटी। दोनों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चाबहार और सितवे है वो भी आपको समझना पड़ेगा और मोंगला पोर्ट भी समझना पड़ेगा। देखो, ऐसा है, शुरुआत करते हैं चाइना से। चाइना क्या कर रहा है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ये टाई अप कर रहा है और अपना प्रेजेंस बना रहा है समंदर में अच्छा खासा। यही कारण है जो इसने पाकिस्तान में यहाँ पे ग्वादार पोर्ट बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे ग्वादार पोर्ट बनाया और उसके बाद एक कॉरिडोर बनाया जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पीओके से गुजरती है और काशगार तक जाती है। ठीक है, अब इसके काउंटर में हम लोगों ने ईरान से दोस्ती की, और ईरान से दोस्ती करने के बाद हमने चाबहार पोर्ट बनाया और यहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, जैसे मान लो कांडला जो कि गुजरात में है, यहाँ से हमें माल भेजना है तो सीधे ईरान भेज दिया। जेएनपीटी मुंबई से हमने सारा माल ईरान भेज दिया। अब यहाँ से ये अफगानिस्तान जा सकता है, सेंट्रल एशिया जा सकता है, यूरोप भी जा सकता है। तो बेसिकली ये ग्वादार का काउंटर पोर्ट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न पार्ट में। ऐसा है, हम लोग चाह रहे हैं जो मोंगला पे हम लोग ऑपरेट करें। इससे पहले हम लोग म्यांमार के सितवे पोर्ट पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरीके से एक लॉजिस्टिक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इसे अच्छे से टारगेट किया जाए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जो देखो, ये जो छोटा सा एरिया है ना, इसको कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, अब ये क्या है चिकन नेक कॉरिडोर? तो ये बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, अराउंड 30 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है। और अगर आपको इंडिया से अगर कहीं भी माल भेजना होगा तो आपको कहीं भी, मैं कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी भेजना होगा तो आपको चिकन नेक कॉरिडोर से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लॉजिस्टिक्स भी हमें चाहिए जो एक ऑल्टरनेट रूट डेवलप कर सकें। अब समझो, अगर यहाँ पे अगर दुश्मन देश अगर यहाँ पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर देगा। लेकिन अगर हम लोग अपने पड़ोसियों से अच्छा टाई अप करके चलते हैं तो फिर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा पार्ट ये समझो, जो लॉजिस्टिक्स से, ये समझो जो इंडिया से हमें माल भेजना है नॉर्थ ईस्ट में, सीधे मोंगला पोर्ट पे उतारा। अब यहाँ से हम सीधे मेघालय भी जा सकते हैं, यहाँ से त्रिपुरा भी जा सकते हैं और यहाँ से आसाम भी जा सकते हैं। तो है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली हमने सितवे म्यांमार में है, इस पे भी हम लोगों ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द मेंस सिंगल फाइनल एट द फ्रेंच ओपन 2024? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो ये विजयी हुए कार्लोस अल्काराज। इनके फर्स्ट नाम में भी कार है और सेकंड मतलब लास्ट नेम में भी कार है ना। अब फ्रेंच ओपन से सवाल आते हैं तो इसको अच्छे से समझते हैं। कार्लोस अल्काराज जो हैं वो कि स्पेन के हैं और उन्होंने फ्रेंच ओपन मेन सिंगल फाइनल जीता है। हराया किसको है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के हैं उन्हें हराया है। महिलाओं की बात करते हैं तो ईगा स्वेटेक जो है वो पोलैंड की रहने वाली हैं, उन्होंने जीता है महिलाओं वाला सिंगल। हराया किसको है? तो जैस्मिन पाओलिनी को। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसका एक और नाम है, उसका नाम है रोलैंड गैरोस। ठीक है, और ये जो चार मेजर ग्रैंड स्लैम टेनिस जो प्रतियोगिता होती है उसमें से एक है। बाकी के कौन कौन है? तो सबसे पहले तो समझो ये फ्रेंच ओपन है, दूसरे के बाद यूएस ओपन हो गया, तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और चौथा विंबलडन। ठीक है, तो ये चार हैं। फ्रेंच ओपन क्ले टर्फ पे खेला जाता है। सिमिलरली विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है। हु हैज प्लान्स टू रिलीज अ मेंबर टाइटल्ड सोर्स कोड माई बिगिनिंग? सोर्स कोड माई बिगिनिंग नामक एक संस्मरण जारी करने की योजना किसके पास है? दोस्तों, ये
बिल गेट्स चाहते हैं जो एक उनकी याद में सोर्स कोड माय बिगिनिंग एक बुक है, वो वो लिखे जिसमें वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में इंसाइट दे। ठीक है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में स्थित है? और ये है उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों। ठीक है। और ये जब तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा, जब इसको मान्यता मिल जाएगी तो ये पांचवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा यूपी का। ठीक है। अब इसको क्यों दे रहे हैं मान्यता? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पे टाइगर देखा गया। कारण क्या है? तो फिर समझो नेपाल के पास बॉर्डर है, और नेपाल का जो बॉर्डर लगता है वहां पे पहले से टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऐसा है जो नेपाल के साथ बॉर्डर लग रहा है और टाइगर रिजर्व है, ऐसा बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो देखो, ऊपर में नेपाल में है चितवन टाइगर रिजर्व, और बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब शेर को माने तो इंडिया जाए या नेपाल जाए, उसके लिए भी ओपन बॉर्डर है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक आसाम में भी है। देखो, भूटान में है रॉयल मानस टाइगर रिजर्व, और हमारे यहाँ है मानस टाइगर रिजर्व। ऐसा सेटअप, सिमिलर सेटअप इंडिया में और नेपाल के साथ भी है, और इंडिया और भूटान के साथ भी है। टाइगर जहां आना है जाए, जिस देश जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है। Which organization received the Best Conduct of Business Regulator Award from the Asian Banker? इस संगठन को द एशियन बैंकर से बेस्ट कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला। देखो दोस्तों, रेगुलेशन की बात आ रही है, और इसका सही उत्तर है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये रेगुलेटरी बॉडी है। जो आप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो ना, उसको कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी ही करता है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है। तो इंडिया के सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। अब सवाल ये उठता है, जो सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये डेट, ये जो ईयर है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 1988 याद मैंने कैसे रखा है? मैंने इस तरीके से रखा है, सेबी को मैंने इस तरीके से 88 बना दिया है। ई को भी 8 बना दिया है, और बी को भी 8 बना दिया, दोनों आसानी से 8 बन जाते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने याद रखा है 88। आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो चेयरपर्सन है वो है माधवी पुरी बी बुच, और ये जो है, ये पहली महिला चेयरपर्सन हुई सेबी की। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Who is the first Indian to win a bout at the Ultimate Fighting Championship? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले को जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नाम आ रहा है पूजा तोमर का। इनके बारे में समझते हैं। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है ना, ये यूएस में प्रतियोगिता होती है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। यहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट में रिप्रेजेंट करने पहुंची पूजा तोमर, और वहां से जीता भी। और ये पहली ऐसी महिला, भारतीय महिला हुई। ठीक है। Where will the GAIL set up the India's largest ethane cracker project? गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? दोस्तों, ये आस्था मध्य प्रदेश है, वहां पे इनको स्थापित करना है। क्या? तो इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट को भी समझते हैं ये क्या होता है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जब आप इथेन को तोड़ के प्लास्टिक बना देते हो, तो यही हुआ इथेन का क्रैकर प्रोजेक्ट। ठीक है। और गेल जो है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रैकर प्रोजेक्ट जो है, या फिर क्रैकर फैसिलिटी जो है, आस्था मध्य प्रदेश में लाने वाला है। गेल की बात कर लेते हैं, तो ये 1984 में आया, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन हुए संदीप कुमार गुप्ता। 11th June marks the birth anniversary of revolutionary Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was hanged for. 11 जून को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। राम प्रसाद बिस्मिल को किस चीज के लिए फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी काकोरी ट्रेन हाइस्ट के लिए। देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पास सवाल ये आएगा, जो काकोरी ट्रेन हाइस्ट कब हुआ था? ठीक है। तो ये हुआ था 1925 में। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और ये काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है, काकोरी एक जगह है लखनऊ में, वहीं पे ये हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। और ये किस लिए लूटा था? तो इससे पैसा जा रहा था, इन्होंने सोचा कि पैसा लूट के हथियार खरीदेंगे। बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन ये काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इसको बुरी तरह तोड़ दिया गया। फिर इसको एच आर ए को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को चंद्रशेखर आजाद ने रिवाइव किया था। ठीक है। अब ऐसा है, जो किन किन लोगों को फांसी दी गई थी, तो एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी, और किनको दी गई थी? एक रोशन सिंह थे, उनको दी गई थी। और किनको दी गई थी? तो अशफाकुल्ला खान थी, उनको भी दी गई थी। और एक और व्यक्ति थे, उनको भी फांसी दी गई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, ओडिशा के जो नए मुख्यमंत्री हैं, मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है। मोहन मोहन चरण मांझी जो हैं, वो आपको उड़ीसा के नए
चीफ मिनिस्टर बने हैं। आपको पता होगा जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा भी चुनाव हुए थे। कौन कौन? तो ये समझो कौन कौन थे। एक तो उड़ीसा था, दूसरा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और एक तेलंगाना, नहीं आंध्रा, है ना। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। विच कंट्री हैज, और एक और चीज समझो, जो इससे पहले जो थे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक वो थे, और इन्होंने 24 साल का टेन्योर एज अ सीएम बनाया था, मतलब बिताया था। तो क्या 24 साल का टीएम ये टेन्योर बिताने के बाद क्या ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं है। ठीक है, इनसे कुछ दिन ज्यादा, वो भी 24 साल ही, लेकिन कुछ दिन ज्यादा चामलिंग जो थे, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के, उनका था टेन्योर। उसके बाद आते हैं ये नवीन पटनायक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिख जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद नवीन पटनायक के हाथ से सत्या गई है। विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड? किस देश ने 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है आइसलैंड में। कभी सोचा है जो इसको क्या मतलब क्या है, क्यों पीस का मिल जाता है, यहाँ पे शांति ज्यादा है, क्या सीन है? देखो दोस्तों, ऐसा है, जो आइसलैंड में ना आपको सेना पे पैसे खर्च होते हैं, आर्मी पे 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, किसी देश से इसको कोई झगड़ा नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पे कोई थाना पुलिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आइसलैंड टॉप पे होता है, यही कारण है। ठीक है। अब हम कहाँ ठहरते हैं? हम ठहरते हैं 116th पोजीशन पे। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और इसको जारी कौन करता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आईईपी यही जारी करता है। ठीक है। और आइसलैंड जो है वो नंबर 1 17 साल से रह रहा है, मतलब 17 बार से रह रहा है। ठीक है। और कारण क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेयर इन इटली इज द G7 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? जून 2024 की न्यूज़ है। अच्छा, इटली में G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों एक जगह है बोर्गो एगनाजिया, वहां पे ये आयोजन किया जा रहा है। और ये रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या G7 का हिस्सा हैं? नहीं, इनको बस बुलाया गया है। ठीक है। G7 के हिस्सा कौन कौन है वो समझते हैं। तो एक तो है कनाडा, ठीक है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान, फिर छठा है यूनाइटेड किंगडम, और सातवां है यूनाइटेड स्टेट्स। एक और है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, लेकिन इसको गिना नहीं जाता, ये नॉन इमिरेटिंग मेंबर है। ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, पहले G8 हुआ करता था, इसमें रशिया भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसका आना जाना लगा रहता है, और यही कारण है G8 से G7, G7 से G8 बनता रहता है। ठीक है। What position did India achieve in the Global Gender Gap Index 2024? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने क्या स्थान हासिल किया? बहुत ही बुरा स्थान हासिल किया, यानी कि 129th पे इस बार हम लोग ठहर रहे हैं। कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी 2016 का भी सवाल है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स का। ठीक है। इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यही जारी करता है। और यहाँ पे हम लोग 129th हैं एमंग 146 कंट्रीज, बहुत ही बुरा स्थिति है। और हम लोग 2 पायदान और फिसल गए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यही आपको जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। What is the name of the current Vice Chief of the Army Staff who has been appointed as the next Chief of Army Staff? वर्तमान वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है जिन्हें अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऐसा है, जो आप ये समझो, सबसे पहले थे मनोज पांडे, मतलब सबसे पहले क्या थे, इससे पहले थे मनोज पांडे, अब उनकी जगह उपेंद्र द्विवेदी ने ले ली है। ठीक है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो आपके नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब से? जून 30 से ये होंगे, अब तो हैं, ऑलरेडी हैं, है ना। और मनोज पांडे को इन्होंने सक्सीड किया है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? दोस्तों ये बनी है आपको अनामिका बी राजीव। ठीक है। सब Lieutenant Anamika B. Rajiv made history at the INS Rajali
अराकोनम बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन इन द इंडियन नेवी टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर। ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन लोकेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये है मध्य प्रदेश में। अब ये समाचारों में क्यों दिख रहा है वो समझो, क्योंकि ये अब नया चीता का हैबिटेट होने जा रहा है। दोस्तों चीता पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले हम लोगों ने 2022 में 8 नेमीबियन चीता लेकर आए, कहाँ पे, तो कूनो नेशनल पार्क से लेकर आए। और फिर हमने साउथ अफ्रीका से 12 और लेके आए, कब, तो 2023 में। अब हम लोग नया हैबिटेट भी बना रहे हैं, न्यू चीता हैबिटेट बनने जा रहा है। कहाँ पे, तो गांधी सागर, वहाँ पे। कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों चीता की भी कहानी बहुत ही अनोखी है। ऐसा है जो हमारे यहाँ पहले चीता हुआ करते थे, उसको राजा महाराजाओं ने शिकार करते करते खत्म ही कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म हो गया। फिर हमें चीता चाहिए था कहीं और से। फिर हमने ईरान से बात की, जो भाई हमें चीता दे दो। ईरान ने कहा दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, तुम हमें लॉयन दो। ठीक है, तो हमारी डील डील हो गई कैंसिल। फिर हमने नामीबिया के पास बोला कि भाई हमें चीता दे दो, तो उन्होंने दिया। उसके बाद हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से भी चीता हम लोग लेकर आए। अब यहाँ पे नया हैबिटेट बनाए, यहाँ भी हम लोग चीता रखने वाले हैं। What is the name of the mobile app recently launched by NCRB to provide information about the new criminal laws? नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एनसीआरबी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? दोस्तों एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। दोस्तों आपको पता होगा जो नए नए कानून बने हैं और उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ली है एनसीआरबी ने। उन्होंने ऐप निकाला है, और ये ऐप कब निकाला है, तो जुलाई 1 से। कानून कब से आ रहा है, जुलाई 1 से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज नाग शस्त्र रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में देखा गया नाग शस्त्र क्या है? दोस्तों ये है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स। पहले क्या होता था, जो आतंकवादी लोग घुस के बम बन के, मतलब सूट, बम का जो चेस्ट पे पहन के आते हैं, है ना, मानव बम बन के जाते थे और नुकसान करते थे। ठीक है, तो इसका उपाय हम लोगों ने मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन से निकाला है। अब हमारा ड्रोन जाएगा, वो उड़ा के आ जाएगा। फिदायिनी हमला जो है अब हमारा ड्रोन करेगा। और इसको बनाया किसने है, तो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने बनाया है, और जेड मोशन बेंगलोर के साथ पार्टनरशिप के साथ बनाया है। नाग शस्त्र इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। जाके सुसाइड करेगा ये ड्रोन, है ना, बड़ा यूनिक। फॉर विच consecutive term has पेमा खांडू been elected as the chief minister of अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, पेमा खांडू को लगातार किस कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? दोस्तों ये तीसरी बार चुने गए हैं। और यहाँ पे किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। उसने 60 मेंबर असेंबली सीट में 46 जीता है, और उसके बाद ये तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं पेमा खांडू। सवालों में आएंगे पेमा खांडू कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेम द सिटीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार आफ्टर विच रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स हैव बीन नेम्ड। हाल ही में बिहार के उन शहरों के नाम बताइए जिनके नाम पर हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए क्रेटरों के नाम रखे गए हैं। क्रेटर का क्या मतलब होता है दोस्तों, बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं ना, उसको हम लोग क्रेटर बुलाते हैं। और ये नाम आपको मिलेगा मुरसान एंड हिल्सा। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश में है मुरसान और हिल्सा है बिहार में। इसी के नाम पे दो क्रेटर्स के नाम रखे गए हैं, कहाँ पे, तो मार्स पे। ठीक है, और भी नाम रखा गया है देवेंद्र लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान सकते हैं बस। विच रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है महाकाली रिवर। ऐसा है, जो हमारे इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, वो ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से डिसाइड होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा है ना, जो बॉर्डर जो है हमारे इंडिया और नेपाल का, वो किस चीज़ से डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड होता है रिवर से। कौन से रिवर से, तो यहाँ पे अब काली रिवर जो है ना, वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे काली रिवर से बॉर्डर डिसाइड हो रहा है। इसी को महाकाली रिवर ही बुलाते हैं। और ये काला पानी एक जगह है पिथौरागढ़ में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और ये जाके घाघरा में जाके मिल जाती है, जो कि गैंगेस की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा जो है वो तिब्बत से आ रही है, आपको जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। अब ये जो काली रिवर है, ये क्या करती है, ये अपना कोर्स चेंज करती है। मतलब यहाँ पे बह रही है, उसके बाद से थोड़ा सा खिसक जाएगी, एक बाढ़ आएगा, ये कहीं और पे खिस से बहना शुरू हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, बॉर्डर भी खिसक जाता है, और इसके कारण होता है बॉर्डर डिस्प्यूट। यही है सारे फसाद की जड़, जो इन्होंने नदी को ही बना दिया। हाँ, बॉर्डर, और नदी अपना कोर्स चेंज करेगी,
तो फिर बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा और इसके कारण होता है झगड़ा। और यही कारण है जो हमेशा से ये जो एरिया है ना, वो हमेशा से आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है, मतलब इंडिया, चाइना और नेपाल का एक तरीके से मिलन होता है। उसका नाम है लिपुलेख पास, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर और कुछ एरिया है लिम्पिया धुरा वगैरह, ये जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सवालों के रूप में दिखते हैं, क्योंकि ये नेपाल के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। अब हाल ही में नेपाल ने क्या किया था, 100 रुपए के नोट पे छाप दिया था ये एरिया जो है ना, अपने आप में दिखा दिया था। इसके कारण से हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। वैसे एक चीज समझ जाओ, जो ये जो नदी है काली रिवर, उस पे हमारा टाई अप है पंचेश्वर डैम को लेके, इंडिया और नेपाल का। यहाँ पे हम लोग एचईपी यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाले हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। ये इंडियन ट्रेड सर्विसेज से आए हुए हैं, ठीक है। और सवालों में आपको आएगा जो नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2015 में फॉर्म हुआ था, 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया था और नीति आयोग को लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसके लिए कौन सा कानून बना था, तो इसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात, अभी जो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ हुए नीति आयोग के, और सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन हुए नीति आयोग के। पहले जो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे वो हुआ, मतलब सबसे पहले वाले वो हुआ करते थे अरविंद पनगड़िया। वो आपको नीति आयोग के पहले चेयरमैन हुआ करते थे, वाइस चेयरमैन हुआ करते। चेयरमैन तो आपके नरेंद्र मोदी हुए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पनगड़िया साहब हैं, अरविंद, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, अभी वो क्या है, तो वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। कौन से वाले? 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन कैसे बनता है, तो देखो दोस्तों, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है। कहाँ पे अधिकार दे रखा है, तो आर्टिकल 280, कौन से क्लॉज में, तो 280 क्लॉज 1। और ये जो आर्टिकल 280 है, इस पे क्या सवाल बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जम के सवाल बनते हैं। With which Indian Prime Minister has Narendra Modi equaled the record of being elected as a Prime Minister 3 times consecutively? किस भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? नरेंद्र मोदी जी की कंपटीशन होता है नेहरू जी से, ठीक है। नेहरू जी जो हैं, ये आप समझो 3 बार से प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना। 1962 में आफ्टर चाइना का वॉर जो हुआ था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मोदी जी भी 3 बार अब आ गए हैं, है ना। तो क्या नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे? देखते हैं क्या होता है। Which state has approved 100 crore under the Chief Minister's Social Security Scheme CMS MSSS in June 2024? जून 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है या फिर मंजूर किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया था। किस लिए किया है, तो इसमें आपको पेंशन देना है 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, ठीक है। और थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी पे काम इन्होंने चुनाव में ही प्रॉमिस किया था। तो यही कारण है जो इन्होंने अब इस तरीके से स्कीम लॉन्च किया है, जो भाई बूढ़े लोगों को पेंशन देंगे, विधवाओं को पेंशन देंगे, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, उनको पेंशन देने की बात हो रही है। फॉर विच टर्म हैज प्रेम सिंह तमांग बीन sworn एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम एज ऑफ जून 2024? प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 तक किस कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, ये आपको सेकेंड टर्म में आए हैं प्रेम सिंह तमांग, और इससे पहले पवन कुमार चामलिंग थे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन? हाल ही में घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो ये बनी श्रुति वोरा, ठीक है। अब ये जो होता है ना गेम, ये घोड़े पे जो बैठी हुई है घुड़सवारी, क्या ये ओलंपिक्स का पार्ट है? बिल्कुल है। कब ऐड हुआ था, तो समर ओलंपिक्स में ही ऐड हो गया था, 1900 में ही, मतलब शुरुआती समय में ही ये ऐड हो गया था। अभी हाल ही में सीएचएसएल में सवाल पूछा है, जो नहीं सीपीओ में पूछा था, जो पहली बार महिला कब ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी 1900 में ही आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये तो सेकंड वीक हो गया, अब थर्ड वीक का आएगा जून का, फिर फोर्थ वीक का, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का करंट अफेयर्स बैक टू बैक आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।